मिडवाइफरी का कुछ क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले का क्वेश्चन पहले वाले वीडियो में आज 168 से देखेंगे। रेट्रोप्लेसेंटल हेमेटोमा किस रोग अवस्था में पाया जाता है? तो ये एब्रेप्सियो प्लेसेंटा में। क्वेश्चन आगे देखेंगे। सीवियर प्री एक्लेम्पसिया एवं एक्लेम्पसिया के मामलों में दौरों को रोकने हेतु दी जाने वाले ड्रग्स ऑफ चॉइस है विनेग्रम। क्वेश्चन आगे देखेंगे। प्री एक्लेम्पसिया में उच्च रक्तदाब को नियंत्रण करने के लिए दी जाने वाले ड्रग ऑफ चॉइस है लेवेटॉल। क्वेश्चन आगे देखेंगे। प्री एक्लेम्पसिया की सर्वाधिक संभावना होती है नलीपैरा। नलीपैरा होता है वैसी महिला जो जीवित बच्चे का जन्म नहीं दी है एक बार भी, उसे नलीपैरा कहते हैं। क्वेश्चन आगे देखेंगे। प्री एक्लेम्पसिया से पीड़ित महिलाओं को किस प्रकार की डाइट दी जानी चाहिए? तो हाई प्रोटीन डाइट। क्वेश्चन आगे देखेंगे। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में सबसे कम गंभीर श्रेणी का हाइपरटेंशन कौन है? तो ये जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। क्वेश्चन आगे देखेंगे। एक्लेम्पसिया के प्रकट होने की सबसे सामान्य अवधि कौन सी होती है? तो इंट्रापार्टम। क्वेश्चन आगे देखेंगे। पॉलीहाइड्रोएमिनोस में एमनियोटिक फ्यूल की मात्रा कितनी होती है? तो 200 ml। क्वेश्चन आगे देखेंगे। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज का सबसे सामान्य कारक जीव कौन सा है? तो नेसेरिया गोनोरिया, एक बैक्टीरिया है। क्वेश्चन आगे देखेंगे। किस वजन वाले शिशु को कम वजन वाले शिशु कहते हैं? तो 2000 ग्राम से कम होता है उसको। क्वेश्चन आगे देखेंगे। ईडीडी के कितने सप्ताह बाद तक प्रसव प्रक्रिया के प्रारंभ नहीं होने की स्थिति पोस्ट मैच्योरिटी कहलाती है? तो 2 सप्ताह। पोस्ट मैच्योरिटी जैसे डिलीवरी का 40 सप्ताह हो गया हो और गर्भावस्था पूर्ण होने के बाद भी 2 सप्ताह बाद तक भी डिलीवरी नहीं होता है तो पोस्ट मैच्योरिटी कहलाती है। क्वेश्चन आगे देखेंगे। ब्रीच प्रेजेंटेशन एक असामान्य प्रेजेंटेशन है जिसमें शिशु के किस प्रसूति भाग के रूप में सर्विक्स के इंटरनल ओएस पर स्थित होता है? तो बटेक्स कुल्ले पे स्थित होता है। क्वेश्चन आगे देखेंगे। किस को स्थिति सबसे सामान्य प्रकार है जो लगभग कितना प्रतिशत प्रसव में प्रकट होती है? तो ऑक्सीपिटो प्रोस्टेरिया और ये 10% प्रसव में होता है। क्वेश्चन आगे देखेंगे। किस प्रसूति में एक या दोनों कुल्ले एक्सटेंडेड रहते हैं जबकि घुटने फ्लेक्स्ड रहते हैं? तो यह घुटना प्रस्तुति कहलाती है, किन प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन आगे देखेंगे। शिशु की गर्भ में स्थिति किस किस को व्यक्त करती है? तो लेटाव लाइको स्थिति पोजीशन प्रसूति एवं मुद्रा को व्यक्त करती है। क्वेश्चन आगे देखेंगे। फीटल हेड एवं मैटरनल पेल्विक के व्यास के मध्य असंतुलन की स्थिति क्या कहलाती है? तो ये सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपेशन कहलाती है। क्वेश्चन आगे देखेंगे। प्रसव प्रक्रिया के दौरान संकोचन गर्भाशय के किस भाग से आरंभ होती है? तो क्रोनियम से। क्वेश्चन आगे देखेंगे। प्रसव की फर्स्ट एवं सेकेंड स्टेज की कुल अवधि 2 घंटे से कम होने पर प्रसव क्या कहलाता है? तो ये त्रिप्रसव और
प्रेसिपिटेट लेवल कहलाता है। प्रेसिपिटेट लेवल कहते हैं फर्स्ट स्टेज का प्राइमरी पैरा में 10 घंटे होते हैं और मल्टी पैरा में 6 घंटे होता है। और सेकेंड स्टेज दोनों पार कर जाते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्शन होता है। ये अक्सर प्रेसिपिटेट लेवल होता है, अक्सर मल्टी पैरा में होता है। जो 5-6 बच्चों को जन्म दे चुके होते हैं उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है। फर्स्ट स्टेज सेकेंड स्टेज भी का 2 घंटे जो 6 घंटा होता है वो घट के 2 घंटे रहता है, फिर भी डिलीवरी नहीं हो पाता है, तो इसे प्रेसिपिटेट लेवल कहते हैं। क्वेश्चन आगे देखेंगे। गर्भाशय के सीमित क्षेत्र के सर्कुलर मसल्स में संकुचन के कारण निर्मित वलय क्या कहलाते हैं? तो संकुचन वलय कहलाते हैं। क्वेश्चन आगे देखेंगे। अपरा निष्कासन के पश्चात होने वाले ब्लीडिंग क्या कहलाते हैं? तो पीपीएच। प्लेसेंटा निष्कासन होता है, फिर ब्लीडिंग होते रहता है 500 से अधिक, तो वह पीपीएच को कॉज करता है। क्वेश्चन आगे देखेंगे। शिशु जन्म के कितने घंटे बाद तक प्लेसेंटा की डिलीवरी नहीं हो तो यह स्थिति रिटेंड प्लेसेंटा कहलाती है। तो 1 घंटा प्लेसेंटा जनरली 15 मिनट में रिमूव हो जाता है, लेकिन जब 1 घंटे के अंदर नहीं होता है तो वह रिटेंड प्लेसेंटा को कॉज कर देता है। क्वेश्चन आगे देखेंगे। गर्भस्थ शिशु की सबसे सामान्य स्थिति कौन सी है? तो ऑक्सीपिटो लेफ्ट ऑक्सीपिट एंटेरियर। क्वेश्चन आगे देखेंगे। ब्रिज प्रेजेंटेशन में प्रेजेंटिंग पार्ट क्या होता है? तो कुल्ले होता है। बटक ब्रिज में यानी बच्चे उल्टा होता है, उसका पैर नीचे होता है और सर ऊपर। क्वेश्चन आगे देखेंगे। ब्रिज प्रेजेंटेशन में सबसे सामान्य प्रेजेंटेशन कौन है? तो फ्रैंक ब्रिज। क्वेश्चन आगे देखेंगे। कितने गर्भावधि पूर्ण होने से पूर्व प्रसव प्रक्रिया प्रारंभ होना प्रीमेच्योर लेवल कहलाता है? तो 37 सप्ताह। जनरली 40 सप्ताह होता है तो प्रसव प्रारंभ होता है। अब 40 सप्ताह से पहले 37 सप्ताह में लेवल स्टार्ट होता है तो ये प्रीमेच्योर लेवल कहलाता है। क्वेश्चन आगे देखेंगे। प्रीटर्म लेबर की संभावना होने पर कौन सी औषधि का प्रयोग किया जाता है? तो टोकोलाइटिक। क्वेश्चन आगे देखेंगे। तीव्र यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के बावजूद प्रेजेंटिंग पार्ट का नीचे की ओर गति नहीं करना क्या कहलाता है? तो ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर कहलाता है। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन तो होता है, लेकिन प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वो नीचे नहीं आ पाता है, तो वह ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर कहलाता है। क्वेश्चन आगे देखेंगे। इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए प्रतिकूल स्थिति होता है माल प्रेजेंटेशन। क्वेश्चन आगे देखेंगे। कॉर्ड प्रोलैप्स की स्थिति में महिला को सामान्य दी जाने वाली पोजीशन है किंचेस्ट पोजीशन। क्वेश्चन आगे देखेंगे। शिशु जन्म के 24 घंटे बाद होने वाला पीपीएच क्या कहलाता है? तो सेकेंडरी पीपीएच कहलाता है। क्वेश्चन आगे देखेंगे। शिशु के जन्म के पश्चात कितने अधिक रक्तस्राव पीपीएच कहलाता है? तो यह 500 ml। आगे है सूतिका अवस्था की जटिलताओं का प्रबंध से क्वेश्चन है। सूतिका अवस्था होता है जो डिलीवरी के बाद 6 सप्ताह या 42 दिन के जो सूतिका अवस्था कहलाता है, इसका प्रबंधन से क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखेंगे। रक्त वाहिनियों में निर्मित रक्त गतिशील थक्का क्या कहलाता है? तो इम्बुलस कहलाता है।
क्वेश्चन आगे देखेंगे, स्तनों में पर्याप्त मात्रा में दूध निर्माण नहीं होना या दूध से बाधित होना क्या कहलाता है? तो लैक्टेशन फेल्योर कहलाता है। क्वेश्चन आगे देखेंगे, परप्यूरल सेप्सिस की शुरुआत किसके संक्रमण से होता है? तो पेरिनियम, वेजाइना और यूट्रस के संक्रमण से। क्वेश्चन आगे देखेंगे, दूध निर्माण को प्रेरित करने के लिए दी जाने वाली औषधि का उदाहरण है तो मेटोकोलोप्रोमाइड। क्वेश्चन आगे देखेंगे, स्तनों के शोथ इन्फ्लामेशन को क्या कहते हैं? तो मास्टाइटिस। किसी भी वर्ड क्लास में TIS लगा हुआ होता है तो वो इन्फ्लामेशन को इंडिकेट करता है। क्वेश्चन आगे देखेंगे, रक्त वाहिनियों में निर्मित रक्त के स्थिर थक्के को कहते हैं थ्रोम्बस। क्वेश्चन आगे देखेंगे, गैलेक्टोजेनस किस प्रकार की औषधि है? तो यह दूध निर्माण को प्रेरित करने वाली है। क्वेश्चन आगे देखेंगे, परिपूरम के दौरान रक्त के थक्कों का निर्माण सामान्यतः कहाँ होता है? तो पैर व श्रोणि क्षेत्र में। क्वेश्चन आगे देखेंगे, नवजात शिशु में कितना शारीरिक तापमान को न्यूनेटल हाइपोथर्मिया कहते हैं? तो सेल्सियस में 36.5 सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 97.7 फ़ारेनहाइट। क्वेश्चन आगे देखें, साइकोलॉजिकल जॉन्डिस में पीलापन कितने दिन में स्वतः विलुप्त हो जाता है? तो 7 से 14 दिन में। क्वेश्चन आगे देखेंगे, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस में सीरम बिलिरुबिन लेवल कितना से अधिक रहता है? तो 5 mg/dl से अधिक रहता है। क्वेश्चन आगे देखेंगे, सीरम बिलिरुबिन लेवल प्रतिदिन कितना बढ़ता है? तो पैथोलॉजिकल जॉन्डिस की सूचक होता है तो 5 mg/dl। क्वेश्चन आगे देखेंगे, वह शिशु जिसका जन्म के समय वजन 1500 ग्राम से कम हो तो उसे कहते हैं लो बर्थ वेट। क्वेश्चन आगे देखेंगे, माँ से संतान में होने वाला HIV ट्रांसमिशन की संभावना कितनी होती है? तो 13 से 50%। क्वेश्चन आगे देखेंगे, माँ से बच्चों को इन्फेक्टिव एजेंट का ट्रांसमिशन क्या कहलाता है? तो यह वर्टिकल ट्रांसमिशन। क्वेश्चन आगे देखेंगे, समय पूर्व जन्मे शिशु में रक्तस्राव को रोकने तो कौन सा इंजेक्शन IM दिया जाता है? तो विटामिन के रक्त थक्का जाने के लिए दिया जाता है। क्वेश्चन आगे देखें, सबसे गंभीर प्रकृति की बर्थ इंजरी है इंट्राक्रोनियल हेमरेज। क्वेश्चन आगे देखेंगे, फोटोथेरेपी हेतु किस रंग के प्रकाश को प्राथमिकता दी जाती है? तो ब्लू और वाइट का। क्वेश्चन आगे देखेंगे, HIV के लक्षण होने पर शिशु को कौन से टीके नहीं लगते हैं? तो BCG और OPV का। क्वेश्चन आगे देखेंगे, माँ से शिशु में HIV संक्रमण के ट्रांसमिशन की संभावना किस दौरान होता है? तो प्रसव के दौरान। क्वेश्चन आगे देखेंगे, HIV संक्रमण से पीड़ित बच्चों को दिया जाने वाला उपचार क्या कहलाता है? तो ART एंटीरिट्रोवायरल थेरेपी। क्वेश्चन आगे देखेंगे, माँ से शिशु को संक्रमण की प्राप्ति क्या कहलाती है? तो वर्टिकल ट्रांसमिशन। आज इतना है, इससे आगे है क्वेश्चन अगले वीडियो में।